Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 20th of May 2023. तो गाइज आज है तारीख 20 मई 2023 और है सैटरडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं हर रोज़ मॉर्निंग में राइट टाइम 5 बजे आपको ये वीडियो इसी चैनल पर मिल जाता है। तो आज कौन कौन समय पर वीडियो में प्रेजेंट हो चुका है नीचे लाइव चैट में ज़रूर से मेंशन करना। इस लेक्चर में हम लोग मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं, इसके साथ साथ बाकी सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज जैसे कि पीआईबी, डाउन टू अर्थ, लाइव मिनट के न्यूज़ आर्टिकल्स को भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ में डिस्कस करते हैं। इस लेक्चर का जो एंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करना, क्योंकि अगर आप उसको मिस करोगे तो एक बहुत बड़ी मिस्टेक करने वाले हो, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको डेली बेसिस पर लेक्चर के कंटेंट के बेसिस पर टेस्ट दिया जाता है और उस टेस्ट में जो भी आपका स्कोर आएगा उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता हुआ नजर आएगा। बाकी इस लेक्चर का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, आपको ये टेलीग्राम चैनल मिलेगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। और अगर आप मेरे साथ में पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो उसके लिए इंस्टाग्राम पे जाना, वहाँ पे जाके फिर से आपने दीपक यादव एजुकेशन लिखना है। मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे 12,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, वहाँ पर भी आप मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। नाउ स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले थंबनेल वाले टॉपिक को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो उसमें पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में चर्चा की जा रही है। ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है कुछ इस प्रकार से नजर आता है। आपने इजराइल का आयरन डोम सिस्टम देखा होगा, कुछ उसी प्रकार का आपको ये वाला सिस्टम भी देखने को मिल जाता है। सवाल यह है कि आज हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं। जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यूक्रेन की जो फोर्सेस हैं उन्होंने हाल ही में इस पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम का यूज़ करके रशिया की जो ये अनस्टॉपेबल किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल है इसको रोक कर दिखा दिया है। इस मिसाइल को रोकना कोई आसान बात नहीं है, बट इस एयर डिफेंस सिस्टम ने ये काम करके दिखाया। इस वजह से आपने इस डिफेंस सिस्टम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली चीज़, इसकी फुल फॉर्म क्या है। पैट्रियट का मतलब है फेज्ड एरे ट्रैकिंग रडार फॉर इंटरसेप्ट ऑन टारगेट। ये बेसिकली सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, यानी कि अगर आप इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को देखोगे तो सतह से हवा में मिसाइल छोड़ने वाला ये पूरा का पूरा सिस्टम आपको नजर आएगा। यानी दुश्मन का प्लेन जा रहा है, एयरक्राफ्ट जा रहा है, तो आप नीचे से यहाँ पर ये जो टारगेट है सेट करके उस दुश्मन के प्लेन को उड़ा सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस प्रकार से काम करता है। किसने बनाया है तो रेथियन टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन के थ्रू यहाँ पर ये मिसाइल सिस्टम बनाया गया है, जो कि यहाँ पे यूएस के थ्रू है। ठीक है, यूएस के सपोर्टिव के थ्रू बनाया गया है। यूएस में यहाँ पर इस डिफेंस सिस्टम का यूज़ किया जाता है। इस सिस्टम का सबसे पहली बार इस्तेमाल कहाँ पे किया गया था तो जो 1991 की जो गल्फ वॉर हुई थी वहाँ पे यूज़ किया गया था सऊदी अरेबिया, कुवैत, इजराइल को प्रोटेक्शन देने के लिए। उसके बाद यूएस ने जब इराक के अंदर आक्रमण किया, इराक के अंदर इन्वेजन किया 2003 में, तब भी यहाँ पे इस डिफेंस सिस्टम का यूज़ किया गया था। ये जो डिफेंस सिस्टम है इसके अंदर एक पावर रडार भी है, कंट्रोल स्टेशन भी है, पावर जनरेटर भी है, लॉन्च स्टेशन भी है, साथ ही साथ में कुछ सपोर्ट व्हीकल्स का भी यूज़ किया जाता है। इस सिस्टम की जो क्षमताएं हैं वो अलग अलग हैं, वो इसके इंटरसेप्टर के बेसिस पर यहाँ पर देखी जाती हैं। मतलब कि ये जो सिस्टम है ये कितने बड़े प्लेन को रोक सकता है, कितने बड़ा एयरक्राफ्ट को यहाँ पर अटैक कर सकता है, ये अपने आप में हमारे दुश्मन के एयरक्राफ्ट को, प्लेन को, इन सब चीज़ों को पकड़ने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम है। वो डिपेंड करता है इसके इंटरसेप्टर के ऊपर, वो इंटरसेप्टर यहाँ पर कौन सा यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद देखो ये जो सिस्टम है इसका यूज़ ऑलरेडी कई सारी कंट्रीज़ कर रही हैं। रेथियन ने लगभग 240 से ज़्यादा पैट्रियट सिस्टम्स को बनाया है और आज के समय में लगभग 18 से ज़्यादा देश यहाँ पे इसका यूज़ कर रहे हैं, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये सिस्टम सबसे ज़्यादा डिमांड में है मिडिल ईस्ट के अंदर में, ध्यान रखना। और मिडिल ईस्ट में इसलिए डिमांड में क्योंकि ईरान का जो खतरा बना पड़ा है, ईरान से जो लोगों को यहाँ पे डर है उसकी वजह से। रेथियन के अकॉर्डिंग बात करें तो ये जो सिस्टम है ये बहुत लंबे समय से वर्क कर रहा है। वैसे 2015 से अभी तक लगभग 150 से ज़्यादा जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं उनको पकड़कर ये हवा में तबाह कर चुका है। ये इसकी कैपेबिलिटीज़ हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से पैट्रियट सिस्टम देखने को मिलेगा। इसका जो मिसाइल है लेंथ 520 सेंटीमीटर, डायमीटर 40 सेंटीमीटर, रेंज 70 किलोमीटर्स के आसपास है। वॉरहेड हाईली एक्सप्लोसिव है, बहुत बड़ा विस्फोट कर सकता है। ये मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड 24 किलोमीटर तक है और यहाँ पर आप देख पाओगे ये पूरा सिस्टम इस प्रकार से वर्क कर रहा होता है, द पैट्रियट वेपन सिस्टम। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अगले आर्टिकल को भी आप जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस सिक्योरिटी से लिंक कर पाओगे।
पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो ये न्यूज़ में क्यों है, मैंने वैसे द हिंदू वाले वीडियो में आपको पढ़ाया था, बट ये वीडियो भी बहुत सारे लोग देखते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मुझे दोनों ही जगह पर कवर करने पड़ते हैं और वो मैंडेटरी भी है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर आपका रिविजन हो जाएगा और अच्छी बात है। यहाँ पे जो न्यूज़ निकल कर आती है वो ये है कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, इन्होंने चौथा पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट फॉर डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को अप्रूवल दे दिया है। कह सकते हो सिंपल सी बात है, हमारे डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड चौथी लिस्ट है, इसको यहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूवल दे दिया, बात खत्म। सवाल यह है कि ये चौथी लिस्ट है, तो इससे पहले 3 लिस्ट ऑलरेडी आ चुकी हैं। हाँ बिल्कुल, एक लिस्ट आई थी 2021 में, एक 2022 में मार्च के महीने में, और तीसरी 2022 में अगस्त के महीने में, और अभी चौथी आई है इधर मई 2023 में। तो ये चौथी लिस्ट, 4 लिस्ट तैयार की गई है, किस लिए? देखो यहाँ पर यह है पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट ऑफ डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो बहुत सारे डिफेंस आइटम है। मैं आपको बता दूं, इंडिया लंबे समय से अलग अलग देशों के ऊपर निर्भर है। किस चीज़ को लेकर? डिफेंस आइटम्स को लेकर। हम बहुत सारे देशों से क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के हथियारों को परचेज करते हैं, और इसकी वजह से जो हमारा बिल है वो भी काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो हमने ये डिसाइड किया दिसंबर में ही कि हम क्या करेंगे, कुछ आइटम्स को जो देश से, अलग अलग देशों से हम परचेस कर रहे हैं, उसको परचेस करना बंद करेंगे। फिर क्या होगा, जिन चीज़ों को हम खरीदना बंद करेंगे, उन चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग हम अपने देश में खुद करेंगे, यानी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ताकि हम अपने देश को आत्मनिर्भर बना सकें डिफेंस आइटम के मामले में, ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, प्लस हम उन सामान को बनाकर एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। अभी तो केवल इंपोर्ट ही कर रहे हैं, इसमें हमारा घाटा ही है, पैसा हम अपना बाहर दे भी रहे हैं, बट एक समय ऐसा होगा जो कि यहाँ पर वैसे इंडिया का खुद का टारगेट है 2025 तक हम अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को $5 बिलियन तक पहुँचा सकें, और उसमें ये काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। तो बोला ये जा रहा है कि ये जो चौथी लिस्ट होने वाली है, चौथी लिस्ट भी क्या करेगी, लगभग 928 आइटम्स को रिप्लेस कर देगी। ऐसे कई सारे आइटम्स हैं जो कि हम अलग अलग हथियार परचेज़ करते हैं अलग अलग देशों से, वो परचेज़ करना बंद कर देंगे, फिर उसको हम अपने देश में खुद बनाएंगे। तो पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट का मतलब है कि कुछ आइटम्स जो हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यूज़ करती हैं, अब हम विदेशों से नहीं खरीदेंगे, अब उसकी हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, खुद अपने देश में बनाएंगे, और हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर से ही ये सारे आइटम्स हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स परचेज करा करेंगी, ठीक है। तो इसका मेन मकसद है इंडिया को यहाँ पर मेक इन इंडिया वाला जो प्रोजेक्ट है उसको आगे लेकर चलना, डिफेंस मामले में हम अपने देश में खुद की मैन्युफैक्चरिंग कर सके, खुद यहाँ पर पैरों पर खड़े हो सकें, ये इसका मेन मकसद है। और इसमें जो मैन्युफैक्चरर्स होंगे वो कौन होंगे? क्या सरकार होगी? नहीं, इसमें प्राइवेट सेक्टर भी हो सकता है और डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी हो सकती हैं। तो गवर्नमेंट भी प्लस प्राइवेट सेक्टर भी आपस में मिलकर ये काम करेंगे, और इस प्रकार से जो डिफेंस आइटम्स हमने खरीदने बंद कर दिए हैं, जिनका नाम इस लिस्ट में ऐड कर दिया गया है, वो हम अब अपने देश में खुद की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल को आप जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट वाले सेक्शन से लिंक कर पाओगे। सतकोशिया सेंचुरी या सतकोशिया टाइगर रिजर्व के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। आपको डायरेक्टली इसका लोकेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि लोकेशन पूछा जाएगा। मैं आपको मोटी मोटी बात बता रहा हूँ जो कि एग्जाम में पूछी जाएगी, ज़्यादा टाइम वेस्ट हम करते नहीं है इस वीडियो में। बोला जा रहा है कि एक समय था कि सतकोशिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 200 से ज़्यादा हाथी पाया जाते थे, बट अभी प्रेजेंट समय पर केवल 20 और 25 के आसपास ही जंबोज बचे हैं, यानी 20-25 हाथी बचे हुए हैं। तो बहुत बड़ा सवाल उठता है कि कैसे यहाँ पर इसका माइग्रेशन पैटर्न है, कहाँ गए हाथी, इधर से उधर माइग्रेट कर गए, कैसे? इस चीज़ को लेकर यहाँ पे प्रश्न उठाया जा रहा है, जिस वजह से सतकोशिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में है, ठीक है। तो जो सतकोशिया जॉर्ज सेंचुरी है ना, इसका जो नेम है वो कहाँ से पड़ा है? इसका नेम पड़ा है नदी से, एक नदी है महानदी, जिसको हम सतकोश के नाम से जानते हैं बेसिकली। तो उसी के नाम पर यहाँ पर यह सतकोशिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रखा गया है। यह सतकोशिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? ओडिशा राज्य में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकमात्र चीज़ जो इस आर्टिकल से याद रखनी है बस खाली वो यही है कि ये ओडिशा में है। आप इंडिया के मैप में ओडिशा को देखना चाहोगे, यहाँ पे आपको ओडिशा नजर आएगा। ओडिशा से कौन कौन से स्टेट्स हैं जो कि अपनी बाउंड्रीज को शेयर करते हैं? तो नॉर्थ में वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, और इधर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा आंध्र प्रदेश, और इधर यहाँ पे ईस्टर्न साइड में आ जाता है बे ऑफ बंगाल, ठीक है। आगे आते हैं। दूसरा बोला ये जा रहा है कि जो ये सेंचुरी है ना, ये क्रिटिकली टाइगर हैबिटेट में, मतलब क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट का इसको मान्यता दी गई है हमारे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के माध्यम से। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कल ही पढ़ाया था, ये एक ऐसी बॉडी है जिसका मेन मकसद है टाइगर्स की पॉपुलेशन को एक प्रोटेक्शन देना। तो इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइगर हैबिटेट का दर्जा दिया हुआ है इस सतकोशिया टाइगर रिजर्व को।
सतकोशिया टाइगर रिजर्व में 2 सेंचुरीज हैं, एक है सतकोशिया गॉर्ज सेंचुरी और दूसरी है बेसपली सेंचुरी। ये दोनों मिलकर सतकोशिया टाइगर रिजर्व बनता है, ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। इस आर्टिकल में से भी जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली बन सकता है, डायरेक्टली आपसे प्रीलिम्स में या फिर वनडे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। समुद्र शक्ति 23 एक अभ्यास है जो कि इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होता है। वो अभ्यास अभी चल रहा है जिस वजह से ये न्यूज़ में आ चुका है। तो हमारी साइड से जो इंडियन नेवल शिप कावारती है ये हमने खुद बनाया है। ये बेसिकली एक कॉर्वेट है। कॉर्वेट समझते हो? कॉर्वेट बेसिकली लड़ाकू जहाज़ हम बोलते हैं जिसको, जिसमें बहुत सारे हथियार लगे हुए हैं, लेकिन ये डिस्ट्रॉयर से छोटा होता है साइज़ में, थोड़ा छोटे साइज़ का होता है। तो INS कावारती जो है ये अभी इंडोनेशिया पहुंच चुका है, ताकि हम इंडोनेशिया के साथ में जो ये समुद्र शक्ति वाला अभ्यास करते हैं इसके चौथे एडिशन में हिस्सा ले सकें। और इंडिया अभी हिस्सा ले रहा है। कब से कब तक होने वाली है? तो 14 से लेकर 19 मई तक यहाँ पर यह अभ्यास चलने वाला है। यानी कि अभ्यास ऑब्वियसली बात है ख़त्म हो चुका है। आज जो है हमारा 20 तारीख हो चुका है, कल ही यहाँ पर यह अभ्यास ख़त्म हो चुका है। समुद्र शक्ति 23 मतलब 2023 की हम बात कर रहे हैं। तो अब की बार ये चौथा एडिशन था। आपने एग्जाम के लिए ये ध्यान रखना है कि इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में ये अभ्यास होता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी ने डायरेक्टली पूछ लिया था कि जो हैंड इन हैंड एक्सरसाइज है वो कौन कौन से 2 देशों के बीच में होती है। एक तरफ तो इंडिया है, दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ यहाँ पर चाइना है। ठीक है, तो एक्सरसाइज समुद्र शक्ति का मेन मकसद है इंडिया और इंडोनेशिया दोनों की नेवीज़ के बीच में जो कॉपरेशन है उसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए, दोनों की नेवीज़ के रिलेशंस को और ज़्यादा मजबूत किया जाए, डिफेंस रिलेशंस को और ज़्यादा मजबूत किया जाए। इस पूरे कह सकते हो अभ्यास के दौरान वेपन फायरिंग, हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस, दुश्मन की जो सबमरीन है उससे कैसे टैकल किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें हम लोग ट्राई करते हैं। आपस में बैठकर यहाँ पर इस प्रकार का अभ्यास किया जाता है। इंडोनेशिया कहाँ पर है? तो आप यहाँ पे ये वर्ल्ड मैप देखोगे तो ये रहा इंडिया, और इंडिया से जस्ट नीचे आपको इंडियन ओशन में देखने को मिल जाएगा, ये रहा इंडोनेशिया। ठीक है, तो ये रहा इंडोनेशिया। यहाँ से हमारा जहाज़ गया इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के साथ में समुद्र शक्ति 2023 वाला अभ्यास किया गया है। तो भारत की साइड से तो INS कावारती गया था, और इंडोनेशिया की साइड से क्या था? तो इंडोनेशियन नेवी ने यहाँ पर अपने आप को रिप्रेजेंट किया है KRI सुल्तान इस्कंदर मुडा के थ्रू। साथ ही साथ में एक इनका मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है ये, और दूसरा यहाँ पर इनका है AS-565 पैंथर हेलीकॉप्टर ये था। तो इनका भी यहाँ पर एक एयरक्राफ्ट था, साथ ही साथ में यहाँ पर कह सकते हो एक हेलीकॉप्टर था जिसका यूज़ किया गया है, जिसके बेसिस पर यह पूरा का पूरा अभ्यास चला है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं दोस्तों। अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 2000 प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। ठीक है, तो प्लीज़ इतना ज़रूर सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हम फोकस करते हैं कम समय में आपको टू द पॉइंट बातें बता सकें आपके करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग। जिसके पास समय नहीं है वो यहाँ पर इस वीडियो से काफ़ी सारी चीज़ों को एक वीडियो के माध्यम से ही कवर कर सकता है। अगले आर्टिकल को आप GS पेपर नंबर 3 अगेन एनवायरमेंट सेक्शन से लिंक कर पाओगे। सवाल बनते रहते हैं। तो यहाँ पर एक गैको के बारे में बात कर रहे हैं, छिपकली की प्रजाति यहाँ पर गैको जिसको हम बोलते हैं। तो जो गैको है उसकी एक नई प्रजाति मिली है, एक नई स्पीशी डिस्कवर की गई है जिसका नाम है ब्रुकिश। ठीक है, ये कहाँ पर डिस्कवर की गई है? तमिलनाडु के अंदर में, खासकर तूतुकुड़ी में। तो इस वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में है। वैसे इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? हेमीडैक्टिलस क्वाड्रिटिकुलस। ये बेसिकली यहाँ पर इसका एक साइंटिफिक नेम है। तो ये गैको की नई प्रजातियां हैं। गैको की कई सारी प्रजातियां हम लोग को मिलती रहती हैं, ऐसे छिपकली की तरह दिखाई पड़ता है गैको, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो इसका साइंटिफिक नेम मैं आपको बता चुका हूँ, हेमीडैक्टिलस क्वाड्रिटिकुलस इसका साइंटिफिक नेम है। इसको डिस्कवर किया गया है तमिलनाडु के अंदर में वलनाडु और कुरुमलाई रिजर्व फॉरेस्ट एरियाज से। इसका जो कॉमन नेम है वो यहाँ पर जो ऑथर है उन्होंने दिया हुआ है, क्वाड्राइट ब्रुकिश यहाँ पर इसको नाम दिया है। दूसरा नाम मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो बोला जा रहा है कि जो ये हेमीडैक्टिलस है ना, इसकी कई सारी प्रजातियाँ हैं। तो ये वाली जो है ये 53rd स्पीशी है जो कि इंडिया में पाई गई है। ठीक है, और ये 7वीं ऐसी है जो तमिलनाडु में पाई गई है। इंडिया में 53rd वाली स्पीशी है ये, लेकिन तमिलनाडु में इस प्रकार की 6 ऑलरेडी थी, अब ये मिला के 7 हो गई। ठीक है, इसका जो नाम है ये हेमीडैक्टिलस क्वाड्रिटिकुलस ये क्यों रखा गया है? क्योंकि ये जो प्रजाति है ये क्वार्ट्ज वाली जो रॉक होती है, जो चट्टान होती है, उसके ऊपर यहाँ पर पाई गई थी। तो ये नई स्पीशी डिस्कवर की गई है। गैको होता क्या है? तो गैको यहाँ पर छोटे साइज़ का नॉक्टर्नल लेजार्ड आपको देखने को मिलेगा। मतलब एक प्रकार की छिपकली है जिसको रात में जागना ज़्यादा पसंद है। इंडिया के या फिर दुनिया भर के जो खासकर जो थोड़े गर्म हिस्से हैं वहाँ पर ये पाई जाती है। अप्रॉक्सीमेटली 1500 के आसपास गैको स्पीशीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी, जिनके साइज़ अलग अलग हैं। गैकोज़ ज़्यादातर हर एक कॉन्टिनेंट में पाई जाती है। जो हमारे दुनिया में जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, हर एक कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेगी, एंटार्क्टिका को छोड़कर। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है।
ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर ये जो गैकोज है इनका जो साइज़ वगैरह मैंने जैसे बताया कि छिपकली की तरह है, बस खाली यहाँ पर कभी कभी कोई स्पीशी का साइज़ बड़ा होता है, कोई स्पीशी का साइज़ छोटा होता है, लेकिन हमारे पास में ढेर सारी स्पीशीज़ मिल चुकी हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में बात की गई है सादरी टाइगर रिजर्व। सादरी टाइगर रिजर्व रिसेंटली न्यूज़ में निकल कर आया है। क्यों? क्योंकि सादरी टाइगर रिजर्व को लेकर यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है जिसमें पता चला है कि सादरी टाइगर रिजर्व में लगभग 374 एनिमल्स हैं और 18 प्रकार की वाइल्ड स्पीशीज़ जो कि एनिमल और बर्ड्स दोनों की हैं वो यहाँ पर रिकॉर्ड करी गई हैं। इस वजह से टाइगर रिजर्व न्यूज़ में है। और अगेन मैं आपको वही बोलूँगा, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकेशन ध्यान रखना। सादरी टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट्स में। महाराष्ट्र कहाँ पर है? तो अगेन मैं आपको इसी वजह से बार बार इंडिया का मैप दिखा दूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए अच्छे से, मैप की तो अच्छे से क्लैरिटी मिल ही जाए, ठीक है। क्योंकि थोड़ा समय है, हम थोड़े समय में काफ़ी कुछ कवर कर सकते हैं। यहाँ पर ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के आसपास कौन कौन से स्टेट्स हैं जो कि इसके साथ में बाउंड्रीज़ को शेयर करते हैं? ऊपर गुजरात हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, तेलंगाना हुआ और नीचे कर्नाटका हुआ और इधर यहाँ पे गोवा भी देखने को मिलेगा जो कि छोटी सी बाउंड्री को शेयर करता है। इसके महाराष्ट्र के वेस्टर्न साइड में आपको अरेबियन सी भी नज़र आता है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो महाराष्ट्र में ही वेस्टर्न घाट्स में आपको ये सादरी रेंजेस देखने को मिल जाती हैं। जो सादरी की रेंजेस हैं वहीं पर ये सादरी टाइगर रिजर्व स्थित है। सादरी टाइगर रिजर्व दो अलग अलग, एक नेशनल पार्क और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिलाकर बना है। एक तो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क है वो है चंदोली नेशनल पार्क। इन दोनों को मिलाकर ये पूरा सादरी टाइगर रिजर्व बना हुआ है, ठीक है। इस सादरी टाइगर रिजर्व के रीजन में आप देखोगे कोयना डैम, वरना रिवर, ये नदी पड़ती है, कुछ और छोटी छोटी नदियां हैं, स्ट्रीम्स हैं जो कि वेस्टर्न घाट से उन पहाड़ियों से निकल कर आती हैं। यहाँ का अगर आप वेजिटेशन देखोगे तो मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट पाया जाता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है जो कि लमसम हमेशा हरा भरा रहता है। ये जो टाइगर रिजर्व है यहाँ पर कुछ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ही पाई जाती है, जैसे टाइगर, वाइल्ड डॉग, लेपर्ड जैसी जो प्रजातियाँ हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। आगे आते हैं। अगले आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 1 आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर पाओगे। यहाँ पे बात की जा रही है एडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम। तो ये एडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम, अपनी धरोहर अपनी पहचान, क्या है समझते हैं। हुआ क्या है, हाल ही में जो हमारे मिनिस्टर ऑफ कल्चर हैं इन्होंने ये बोला है कि जो मिनिस्ट्री है ना वो क्या करना चाहती है, इस एडॉप्ट अ हेरिटेज और मॉन्यूमेंट मित्र स्कीम को वापस से रिवैम्प करना चाहती है, वापस इसके अंदर कुछ बदलाव करके नया करना चाहती है। तो ये स्कीम है क्या, इसको समझते हैं। एडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम ये एक इनिशिएटिव चलाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के माध्यम से, और इन्होंने अकेले ये काम नहीं किया। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ में कोलैबोरेट करने के बाद में इस स्कीम को लॉन्च किया। इसको लॉन्च किया गया था सितंबर 2017 में, जिस दिन वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेट किया गया था। इस स्कीम के तहत जो सरकार है हमारी वो क्या करती है, कंपनियों को, जो भी प्राइवेट सेक्टर वाली कंपनी है, पब्लिक सेक्टर वाली कंपनी है, इंडिविजुअल्स हैं, सबको साथ में लाने की कोशिश करती है कि ये सभी लोग साथ में आएँ और जो हमारी टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, हमारे धरोहर जो हैं वहाँ का डेवलपमेंट करें। तो इस प्रोजेक्ट का मेन मकसद यही है कि हम कंपनियों को भी एंकरेज करें कि वो साथ में आए हमारे और मॉन्यूमेंट का दोस्त बने, मॉन्यूमेंट मित्र बने, और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए ताकि जो टूरिस्ट एरियाज़ है जहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं वहाँ की जो बेसिक फैसिलिटीज़ है उनको डेवलप करना, उनको अपग्रेड करने का काम इन कंपनियों को दिया जाए, ठीक है। यही हमारा मॉन्यूमेंट मित्र है। अब ये मॉन्यूमेंट जो मित्राज यानी कि जो कंपनियां होंगी वो कौन कौन सी कंपनियां होंगी, इसको कौन सेलेक्ट करेगा, इसके लिए एक ओवरसाइट और विजन कमेटी बनाई जाती है। वो कमेटी कौन चेयर करता है, वो टूरिज्म सेक्रेटरी और कल्चर, बेसिकली यहाँ पर आप कल्चर सेक्रेटरी देखने को मिलेंगे जो कि इसको यहाँ पर रूल कर रहे होते हैं। तो इस कमेटी के पास में पावर है कि वो जिस कंपनी को चूज़ करेंगे, है ना, उसको वो टर्मिनेट भी कर सकते हैं। उसके साथ में जो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करेंगे या कि भाई यहाँ पर आपको ये वाले टूरिस्ट प्लेस के अंदर डेवलपमेंट करना है, तो वो साइन भी कर सकते हैं उसके साथ में, उसको यहाँ पर टर्मिनेट भी कर सकते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं। प्लस इस स्कीम के अंदर जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो हमारी कंपनियाँ हैं, उनसे बोला जाता है कि आप अपना CSR फंड का यूज़ कर सकते हो। CSR फंड मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कंपनियों के ऊपर में सोसाइटी को लेकर भी यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके लिए यहाँ पर कंपनियाँ क्या करती हैं, अलग से जो फंड है वो निकाल कर रखती हैं। उनका जो प्रॉफिट होता है ना, जिस कंपनी का एक हद से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, बड़ा प्रॉफिट हो रहा है, उसमें से थोड़ा पैसा निकाला जाता है और इस फंड में रख दिया जाता है, और इस फंड का पैसा सोसाइटी के अपग्रेडेशन के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हो ये वाला फंड जो है मॉन्यूमेंट के डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है। क्लियर हो गई बात, तो ये आपने समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल, NPCI ये बॉडी न्यूज़ में है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। UPSC पहले NPCI को लेकर सवाल पूछ चुका है। सवाल ये था कि इंडिया के जितने भी ATMs हैं उन ATMs को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, तो वो NPCI करता है। यही सवाल था ना, याद आ रहा होगा। आगे आते हैं, अभी न्यूज़ में क्यों है, तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या कर रहा है, अलग अलग अफसरों को देखने की कोशिश कर रहा है
वो कोशिश कर रहा है कि दुनिया भर की जो फाइनेंशियल सर्विस वाली कंपनियां हैं उनके साथ में हम टाई अप करें। टाई अप करने के बाद में जो रुपे कार्ड है उस रुपे कार्ड को वीज़ा और मास्टर कार्ड जैसे हम लोग लेकर आ जाएं, उसके जैसी तरीके से हम लोग लॉन्च करें और बड़े लेवल पर। तो इस चीज़ को लेकर अभी यहाँ पर सारी की सारी जो चीज़ें वो देखी जा रही हैं एनपीसीआई के थ्रू। इसी वजह से आपने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में पता होना चाहिए। पहली बात, एनपीसीआई एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन काम है जो छोटी मोटी पेमेंट्स होती हैं उसको ऑपरेट करना, प्लस यहाँ पर इंडिया में सेटलमेंट सिस्टम को ऑपरेट करना। ठीक है, आप पेमेंट वगैरह करते हो वो सब एनपीसीआई यहाँ पे कंट्रोल करता है। ये एनपीसीआई एक इनिशिएटिव है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक एसोसिएशन, इन दोनों ने मिलकर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत यहाँ पर इस एनपीसीआई को बनाया था ताकि इंडिया का जो पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम है उसको और ज़्यादा मजबूत किया जा सके। उसको देखने के लिए एक बॉडी हो जो कि हमने बनाई एनपीसीआई। एनपीसीआई को बनाया गया एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी की तरह। प्रॉफिट कमाने का इसका कोई मकसद नहीं है। कंपनीज एक्ट 1956 के तहत सेक्शन 25 के अंडर में इस पर्टिकुलर बॉडी को एनपीसीआई को तैयार किया गया। एनपीसीआई का मेन मकसद है कि हमारा जो पेमेंट सिस्टम यूज़ किया जा रहा है इंडिया में, जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूज़ हो रहा है उसके अंदर नए नए आविष्कार करना है ना, नए नए इनोवेशंस करना, टेक्नोलॉजी का यहाँ पर यूज़ करना, टेक्नोलॉजी की एफिशिएंसी को बड़े लेवल पर लेकर जाना। उसके बाद में जो एनपीसीआई है ये आज के समय पे प्रमोट किया जाता है 10 बड़े बड़े बैंक्स के थ्रू, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, सिटी बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, एचएसबीसी है। तो इनके थ्रू यहाँ पर ये प्रमोट किया जाता है। अच्छा, जो रेगुलेटरी बोर्ड होता है एनपीसीआई का, ध्यान रखना, जो रेगुलेटरी बोर्ड होता है इसका जो हेडक्वार्टर है वो यहाँ पर मुंबई में है। ठीक है, तो इसका रेगुलेटरी बोर्ड और दूसरी चीज़ का हेडक्वार्टर, ये दोनों चीज़ें आपको मुंबई में देखने को मिल जाती हैं। आरबीआई के कुछ नॉमिनीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। जो एनपीसीआई का पेमेंट सिस्टम होता है, मतलब कुछ ऐसे पेमेंट सिस्टम होते हैं जिसके बेसिस पर एनपीसीआई ऑपरेट करता है, वो है हमारा नेशनल फाइनेंशियल स्विच, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। मतलब ये तरीके हैं पेमेंट करने के, और इन तरीकों को यहाँ पे लागू करने का या इन तरीकों को ऑपरेट करने का काम एनपीसीआई करता है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जो कि एनपीसीआई देने का काम करता है। जैसे भारत बिल पेमेंट इंटरफेस, बीबीपीआई इसको बोलते हैं। इसको एनपीसीआई ने ही डेवलप किया है ताकि हम जो छोटे मोटे पेमेंट्स सेक्टर जो हैं उसको यहाँ पे हम डेवलप कर सकें, उसको हेल्प कर सकें। इस प्रकार का इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, आपने IMPS के बारे में कई बार सुना होगा। यह आपको ऑप्शन देता है कि आप तुरंत ही अपने फंड को ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये वाली सर्विस भी यहाँ पर एनपीसीआई के साइट से ही आती है। इसमें बस खाली आपको IFSC कोड, अकाउंट नंबर चाहिए होता है ताकि आप अपना फ़ंड जो है वो IMPS के माध्यम से ट्रांसफ़र कर सको। उसके अलावा रुपे कार्ड देखो काफ़ी सारे लोगों के पास में ऑलरेडी यहाँ पर इंडिया में 300 मिलियन रुपे कार्ड्स आज के समय पर वर्क कर रहे हैं, इससे भी ज़्यादा। तो एनपीसीआई ने ही रुपे कार्ड को जारी किया था। रुपे कार्ड एक अफोर्डेबल कार्ड है, इसको आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के तौर पर यहाँ पर इशू कर सकते हो, यूज़ किया जाता है बेसिकली। फिर उसके बाद में USSD सर्विसेज हो गई, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेट। इसको भी यहाँ पर एनपीसीआई इंट्रोड्यूस किया था ताकि हम क्या कर सकें, जो बैंकिंग सॉल्यूशंस हैं, है ना, बिना किसी इंटरनेट स्मार्टफोन के बैंकिंग सॉल्यूशंस को हम लेकर चल सकें। उसका भीम हो गया, भीम यहाँ पर UPI सिस्टम को यूज़ कर रहा है, वो भी यहाँ पर एनपीसीआई दे रहा है। ठीक है, उसके अलावा UPI सिस्टम जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, ये भी यहाँ पर एनपीसीआई की ही सर्विस है। UPI सिस्टम तो आजकल सभी लोग यूज़ कर रहे हैं। UPI सिस्टम नहीं तो मतलब जैसे फ़ोन पे है, गूगल पे है ना, पेटीएम है, ये सब यहाँ पर UPI के ऊपर काम करते हैं और UPI वाली सर्विस ही एनपीसीआई देने का काम करता है। आगे आते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल में बात की गई है NGMA के बारे में, दैट इज़ नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। यानी कि जो भी हमारी पेंटिंग्स हैं, आर्ट है, उसकी पूरी की पूरी यहाँ पर एक गैलरी बनी हुई है, आप ऐसा कह सकते हो। तो हमारे प्रधानमंत्री ने हाल ही में विजिट किया है जनशक्ति, एक एग्जीबिशन को जो कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में रखा गया था। इस वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। ये जो पूरा का पूरा यहाँ पर गैलरी है, ये जो पूरा हेडक्वार्टर कह सकते हो, जो पूरी बॉडी है, कहाँ पे लोकेटेड है, दिल्ली के अंदर में लोकेटेड है। ये जो बिल्डिंग है ना, इस बिल्डिंग के अंदर में एक गैलरी बनी हुई है जहाँ पर आपको बहुत सारी पेंटिंग्स वगैरह देखने को मिल जाएगी। कहाँ पर ये सिचुएटेड है, जो महाराजा ऑफ जयपुर, ठीक है, तो महाराजा ऑफ जयपुर का जो पहला वाला रेसिडेंस, इनका जो पुराना रेसिडेंस हुआ करता था, उसी में यहाँ पर एक गैलरी बनाई गई है। ये जो लोकेशन है ये राजपथ के किनारे आपको देखने को मिलेगा। इसको बनाया गया था 29 मार्च 1954 में भारत सरकार के थ्रू। इसका मेन मकसद है कि जो हमारी मॉडर्न आर्ट है 1850 से लेकर अब तक की जितने भी आर्ट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन करना, उनकी सुरक्षा करना, वो सारी आर्ट इस पर्टिकुलर बिल्डिंग में रखी गई हैं। तो NGMA आज के समय पर यह घर है जहाँ पर 14,000 से ज़्यादा जो आर्ट है
जो कि राजा रवि वर्मा जी की भी हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की हैं, अविंद्रनाथ टैगोर जी की हैं, गंगानाथ टैगोर जी की हैं, जामिनी रॉय, अमृता शेरगिल, नंदलाल बोस और भी बहुत सारे यहाँ पर आर्टिस्ट हैं बड़े बड़े। उन सब के जो आर्ट वर्क्स हैं वो आज के समय पर सुरक्षित रखे हुए हैं इस बिल्डिंग में, जो बिल्डिंग आज के समय में कहाँ पर है, दिल्ली में है। ठीक है, तो यहीं पर अभी जनशक्ति आर्ट एग्जीबिशन एक प्रकार का मेला रखा गया था। ये जो एग्जीबिशन है, जो मेला था, इसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया ताकि अभी रिसेंटली आपको पता होगा प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के 100 एपिसोड पूरे कर रहे हैं, तो उसी को यहाँ पर याद में रखते हुए इस प्रकार का एग्जीबिशन किया गया था। इस एग्जीबिशन में इंडिया के जो टॉप आर्टिस्ट हैं जिन्होंने मन की बात के जो थीम्स हैं उनके ऊपर यहाँ पे जो अलग अलग काम किया है, स्वच्छता, वाटर कंजर्वेशन, एग्रीकल्चर, स्पेस, इन सब चीज़ों को लेकर कुछ चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट थी, उसका पूरा यहाँ पर ये मेला लगा हुआ था। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पर आपका नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है, तो इसके बारे में ज़रूर से ध्यान रखना कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या एग्जैक्टली चीज़ें स्थित हैं। नाउ आते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स रैपिड फायर क्वेश्चंस के ऊपर। आई होप गाइज आपने चीज़ों को अच्छे से समझा है। नाउ हम लोग अब क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, टेस्ट लेंगे आपका। करना क्या है, मैं आपको लाइन से सारे के सारे क्वेश्चंस बताता हुआ चलूँगा, आपने एक साथ सभी क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, फिर लास्ट में आपको एक साथ सभी के आंसर्स दूंगा, आप रीमैच करना और देखना कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं और कितने गलत किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, समुद्र शक्ति 23 ये एक बायलेटरल एक्सरसाइज है जो कि इंडिया की नेवी और दूसरा कौन सा देश है जिसकी नेवी के बीच में होती है? ऑप्शन ए थाईलैंड, बी यूनाइटेड अरब एमिरेट, सी इंडोनेशिया या फिर डी फ्रांस। बहुत सरल सा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे आपसे पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में पूछा गया है। पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, ये जो डिफेंस सिस्टम है ये सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। सेकेंडली, ये जो डिफेंस सिस्टम है इसको बनाया गया है इंडिया के थ्रू बाय द हेल्प ऑफ DRDO, दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं या फिर डी दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट को लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, ये जो लिस्ट है इसके अंदर वो आइटम्स रखे गए हैं जो कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस अपने खुद के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर से परचेज करेगी। सेकेंड स्टेटमेंट, जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स होंगे इसमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों हो सकते हैं। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं या फिर डी दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में सतकोशिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर पूछा गया है, 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताओ कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट, सतकोशिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर सिचुएटेड है? छत्तीसगढ़ के अंदर। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है इसको क्रिटिकली टाइगर हैबिटेट का, एक इंपॉर्टेंट टाइगर हैबिटेट का जो मान्यता है वो दी गई है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के माध्यम से। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है या फिर डी दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में बात की गई है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ हेमीडेक्टिलिस क्वाड्रिकलस। जो हेमीडेक्टिलिस क्वाड्रिकलस है, यह हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है, ये क्या है? ऑप्शन ए, क्या ये फ्रॉग की नई प्रजाति है? ऑप्शन बी, क्या ये गैको की नई स्पीशी है? ऑप्शन सी, क्या ये एक वायरल डिजीज़ है? या ऑप्शन डी, इनमें से कुछ नहीं। बताओ क्या है सही उत्तर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे बात की गई है सह्याद्री टाइगर रिजर्व, ये कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरला, बी गोवा, सी महाराष्ट्र या फिर डी गुजरात। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम को लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, ये जो एडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम है ये एक इनिशिएटिव है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का। सेकेंड स्टेटमेंट, इस स्कीम के तहत जो हमारी सरकार है वो क्या करती है, अलग अलग कंपनीज़ को इनवाइट करती है ताकि जो कंपनीज़ हैं वो क्या कर सकें, कुछ सेलेक्टेड मॉन्यूमेंट्स को डेवलप कर सकें, उसके आसपास के एरिया का विकास कर सकें, टूरिस्ट साइड में जो बेसिक फैसिलिटीज़ है उसको यहाँ पर अपग्रेड कर सकें। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं या फिर डी दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दैट इज NPCI के बारे में पूछा गया है। अगेन 2 स्टेटमेंट्स है, बताओ कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट, ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन काम है इंडिया के अंदर में रिटेल पेमेंट्स और सेटलमेंट सिस्टम को ऑपरेट करना। सेकेंड स्टेटमेंट, इस NPCI को लाया गया था, बेसिकली एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जिसको कंपनीज एक्ट 1956 के तहत बनाया गया है। तो बताओ कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, ये बताओ कौन से शहर में स्थित है? ऑप्शन ए बैंगलोर, बी मुंबई, सी कोलकाता या फिर डी दिल्ली।
तो गाइज़ ये थे आज के हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस। आई होप आपने मैक्सिमम क्वेश्चंस को बिल्कुल सही सही अटेम्प्ट किया होगा। चलो आंसर्स को देखना स्टार्ट करते हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन से आंसर्स को देखना स्टार्ट करेंगे और आप लोग रीमैच करना, देखना कितने सही किए हैं कितने गलत किए हैं। तो आखिरी क्वेश्चन में हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे पूछा गया था आपसे नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये दिल्ली में लोकेटेड है, अभी हमने पढ़ा था। आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को लेकर जो दो स्टेटमेंट्स है उसमें से कौन सा सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन काम है रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम को ऑर्गेनाइज करना। सेकंड, ये भी सही है क्योंकि एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जिसको कंपनीज एक्ट 1956 के तहत बनाया गया है। अगले क्वेश्चन में आपसे एडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम को लेकर पूछा गया था, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का ही यहाँ पर एक इनिशिएटिव है। सेकंड, यहाँ पर जो हमारी सरकारी कंपनियाँ सरकार है उन्होंने इस स्कीम के तहत क्या किया है, अलग अलग कंपनीज़ को बुलाया है ताकि वो मॉन्यूमेंट्स का डेवलपमेंट कर सकें। फिर अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था सह्याद्री टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में स्थित है। सिंपल सा आंसर है महाराष्ट्र के अंदर ये लोकेटेड है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था हेमीडैक्टिलस क्वाड्रिकलस या हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है, ये क्या है। तो ये एक प्रकार की नई गैको की प्रजाति है, गैको की स्पीशी है, छिपकली की स्पीशी। उसके बाद अगले क्वेश्चन में पूछा गया था सतकोसिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट तो गलत है क्योंकि सतकोसिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छत्तीसगढ़ में नहीं ओडिशा में लोकेटेड है, आपको पता होगा। दूसरा स्टेटमेंट सही है क्योंकि इसको एनटीसीए ने एक इंपॉर्टेंट टाइगर हैबिटेट का जो दर्जा है वो दिया था। ठीक है, चलो आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर आपसे पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट को लेकर पूछा गया था, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं क्योंकि इस लिस्ट में वो आइटम्स हैं जो कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर से परचेज करेंगी। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि यहाँ पे जो हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स होने वाले हैं इसमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर वर्क करेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है क्योंकि ये सरफेस टू एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। आप सतह से हवा में अपने मिसाइल को छोड़कर दुश्मन के प्लेन को टारगेट बना सकते हो। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्यों? क्योंकि इस मिसाइल सिस्टम को रेथोन टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन यूएस की साइड से बनाया गया है, ना कि इंडिया ने बनाया है। ठीक है, दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। फिर अगले क्वेश्चन में पूछा गया समुद्र शक्ति 23 ये एक बायलेटरल अभ्यास है, कौन कौन सी दो देशों की नेवीज़ के बीच में इस अभ्यास को किया जाता है। तो एक तो हो गया इंडिया, दूसरा यहाँ पर सी इंडोनेशिया। फिर अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, बस यही क्वेश्चन थे, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं था, हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ पर ये पूरा का पूरा यहाँ पर हमने डिस्कशन किया है। तो फटाफट बताओ आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने गलत किए हैं। ठीक है, और कौन कौन से क्वेश्चन गलत हो गए हैं, क्यों हो गए हैं, उसके पीछे का रीज़न भी बताना। और कोशिश करना कि कल आप बेहतरीन से परफॉर्मेंस अपना दो, अच्छे से चीज़ों को सुनोगे, उसके बाद अगर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करोगे तो आप बिल्कुल फुल स्कोर लेकर आ सकते हो। इससे पता चलेगा कि आपका कंसंट्रेशन लेवल किस लेवल पर पहुंचा हुआ है, आप कितने फोकस के साथ में अपने लेक्चर को अटेंड कर रहे हो। ठीक है, नाउ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।